मॉडर्न फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब केमिकल मैकेनिज्म या रासायनिक प्रक्रिया जो रेस्पिरेशन के दौरान होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने ये कल पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन का जो न्यूरल मैकेनिज़्म है, मतलब न्यूरॉन्स का या नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वह मेडुला ओब्लोंगेटा से प्रतिपादित होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा उसको पूरा करता है। बाकी जो सेंटर्स हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर हैं या एपनियोस्टिक सेंटर है, ये पोन्स के द्वारा पूरे होते हैं। फिर भी इनका जो हायर सेंटर है, रेस्पिरेशन का जो हायर सेंटर है, वो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। इस कार्य को कुछ ऐसे कारक भी हैं जो प्रभावित करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इम्पल्सेस फ्रॉम हायर सेंटर के, इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ये कुछ ऐसी इम्पल्सेस हैं जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, नॉर्मली ये सभी इम्पल्सेस रेस्पिरेशन को पूरा करती हैं, लेकिन अगर इनमें कोई भी इश्यू होता है तो आगे ये रेस्पिरेशन को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगी। जैसे इम्पल्सेस फ्रॉम बैरोरिसेप्टर्स, impulses from lung J receptors, impulses from pain receptors, impulses from thermoreceptors, impulses from fast adapting receptors, irritant receptors और impulses from pulmonary stretch receptors। इनको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक ही चीज़ बताऊंगा मैं इसमें, impulses from pain receptor, सब उसी प्रकार से हैं कि जैसे अगर हम कई बार पेन होता है, कोई ट्रॉमा है या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें हमारी सांस जो है वो कई बार तेज़ चलने लगती है, या सीवियर पेन होता है, कोई एक्सीडेंट अगर सीवियर एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ हमारी सांसें जो हैं वो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो जाते हैं। ये क्या रीज़न है कि जब पेन का जो स्टिमुलस है, पेन को जो प्रभावित करने वाली इम्पल्सेस हैं, वो जब ब्रेन तक पहुँचती हैं तो वो मेडुला ओब्लोंगेटा को भी अफेक्ट करती हैं। इस वजह से पेन रिसेप्टर्स के कारण भी रेस्पिरेशन प्रभावित होती है। ऐसे इरिटेंट रिसेप्टर हैं, अगर किसी की चीज़ की एलर्जी है, कोई डस्ट की एलर्जी होती है या वीट एलर्जी होती है या लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उसमें भी रेस्पिरेशन प्रभावित रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम केमिकल मैकेनिज़्म को देखेंगे। केमिकल मैकेनिज़्म में क्या है? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं हाइपर एपनिया, और एक्सेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड एक्ट डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर्स। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। शरीर को एक मैकेनिज़्म, हमने पहला वेरी फर्स्ट लेक्चर जो था होम्योस्टेसिस का, उसमें भी ये बात की कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। उसमें हमने यही चीज़ देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ज़्यादा होगा या हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा होगा तो ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर की तरह एक्ट करते हैं। ऑक्सीजन डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर, क्योंकि ऑक्सीजन का आवागमन तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को आप ज़्यादा देर तक ब्लड में नहीं रख सकते। इसका लेवल जैसे ही ज़्यादा होगा डायरेक्टली ब्रेन को स्टिमुलस पहुंचता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ये प्रक्रिया शुरू होगी, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इन हो जाएगी, बॉडी के अंदर आने लग जाएगी या इंस्पायरेशन शुरू हो जाएगा। कोविड में हमने यही देखा कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, बेसिकली वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। ये फीडबैक मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस के। देखिए, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मेडुला ओब्लोंगेटा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़, ये मैसेज देंगे मेडुला ओब्लोंगेटा को, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन को, रेस्पिरेटरी मसल को, वो रेस्पिरेशन पूरा करवाती हैं।
तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। हमने कह तो दिया कि डायफ्राम हमारी चीफ मसल है जो कि रेस्पिरेशन करवाती है, जो कि लंग्स को या थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करती है, परंतु किस माध्यम से? जब तक उसे कोई संदेश नहीं मिलेगा तो वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये जो सेंटर्स हैं, ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये आगे संदेश देंगे मेडुला को, मेडुला से स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स को, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन से रेस्पिरेटरी मसल, और रेस्पिरेटरी मसल से रेस्पिरेशन का काम पूरा हो सकेगा। उसके बाद सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कीमो सेंसिटिव एरिया ये लोकेटेड होते हैं, वेंट्रल आएगा ये, इसको करेक्ट कर लेंगे हम, वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला, वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला। मेडुला का जो एक होता है वेंट्रल, वेंट्रल मतलब सामने की ओर, एक होता है डोर्सल, डोर्सल मतलब पीछे की ओर या पोस्टीरियर, तो वेंट्रल का मतलब क्या होगा? सामने की ओर। तो मेडुला ओब्लोंगेटा के सामने की तरफ ये जो एरिया है वो कीमो सेंसिटिव एरिया, केमिकल्स के लिए जो सेंसिटिव हो, जो अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करता हो, वो होता है। इसे हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहते हैं। किस प्रकार से काम करेगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, हमने बात की, वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट करते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को, जो कि ये एरिया है मेडुला ओब्लोंगेटा में। यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे ब्रेन के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर लगा होता है कि ब्लड जो है वो इसके चारों ओर घूमेगा ज़रूर, लेकिन डायरेक्टली इन नहीं कर सकता। जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड होता है वैसे नहीं होता, यहाँ पर क्या रहता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये जो हाइड्रोजन आयन है यह भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करेगी कीमो सेंसिटिव एरिया को। ठीक है, तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन के अंदर एंटर करेगी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ क्या ये रिएक्शन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2CO3 या कार्बोनिक एसिड बनेगा, वहाँ से ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो रिलीज होंगे। ये कीमो रिसेप्टर के जैसा काम करते हैं। और रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट रहता है, हमें सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो सतत चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल मतलब जो कि दूर होते हैं, बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होंगे? कैरोटिड बॉडी, जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है वहाँ पर होती है कैरोटिड बॉडी, और ये प्रेजेंट होते हैं। एनाटॉमिकली, स्ट्रक्चरली जब आप देखेंगे तो कैरोटिड बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हम बॉडी का डिसेक्शन करते हैं तो हमें कैरोटिड बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सिंपल एक यूँ समझ सकते हैं कि बस ब्लड वेसल है, थोड़ी सी स्वेलिंग है इसमें, थोड़ी सी खुली है ये। ठीक है, लेकिन फिजिकली या कह सकते हैं फिजियोलॉजिकली यहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्शन क्या होगा इनका? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स का हाइपोक्सिया स्टिमुलेट पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। हाइपोक्सिया, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम होना, ऑक्सिया ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होना। तो हाइपोक्सिया जब भी होगा तो ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब कम होता है ब्लड में, स्टिमुलेट द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसके बारे में हमें 5 नंबर तक की जानकारी लेनी है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन is required whenever there is respiratory deficiency without cardiac failure। किसी का हार्ट काम करना अभी बंद नहीं हुआ है लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा है बंदा, तब हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेशन जो आर्टिफिशियली कर सकते हैं उनके 2 मेथड रहते हैं। टू वेंटिलेट एल्वियोलाई विदाउट एनी इंटरप्शन, सीधा हम वेंटिलेटर पर जो एल्वियोलाइज हैं उनको वेंटिलेट करें, वेंटिलेशन प्रोवाइड करें, या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करें। ये 2 मेथड हो सकते हैं। दोनों तरह की जो चीज़ें हैं वो मशीन के द्वारा भी और मैनुअली भी पूरी की जा सकती हैं।
ठीक है। मैनुअली पुनर्जीवन की प्रक्रिया हमने कई ऐसी मूवीज़ में देखा है कि वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं या चेस्ट को प्रेस करते हैं, ठीक है, छाती को बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करना, ये ऐसा करने से भी श्वास की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है। इनमें देखिए लिखा है मैनुअल मेथड पुनर्जीवन के लिए विदाउट वेटिंग शीघ्रता से अप्लाई किया जाता है, ये बहुत जल्दी करना चाहिए। अफेक्टेड पर्सन को क्लियर एयर प्रोवाइड करनी है, नेक और चेस्ट रीजन जो है वहाँ के कपड़े ढीले कर देने हैं, माउथ, फेस, थ्रोट, म्यूकस, सलाइवा, इन सब को हटा करके क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आप इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड लिखे हैं, शेफर मेथड है, सिल्वेस्टर मेथड है, हॉलगर नेल्सन मेथड है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन है, ठीक है, ईव रॉकिंग मेथड है। हम सिर्फ इनके नाम याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्हें करने की आवश्यकता नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप इनकी एक रीडिंग ले सकते हैं, कोई भी आपको चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। एक वर्ड आया था पहले हाइपोक्सिया, हमने इसकी चर्चा की थी। दो शब्द इसमें है, एक है हाइपो और एक है ऑक्सिया। ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन और हाइपो का मतलब होता है कमी। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब हम उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ये हाइपोक्सिया एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी हो सकता है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू डिक्रीज, आगे जो है खून का प्रवाह पूरा ना हो, टिश्यू तक ना हो, तब भी वो हो सकता है हाइपोक्सिया, उसे कहते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। एक होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, तो टिश्यू को जो है वो ऑक्सीजन पूरी ना मिले, वो पूरा यूटिलाइज ना कर पाए ऑक्सीजन को। और दूसरा है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन कंटेंट इन आर्टीरियल ब्लड, जो आर्टीरियल ब्लड है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होना। तो ये चार प्रकार के हाइपोक्सिया होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, देखिए हाइपोक्सिया और एस्फेक्सिया में फ़र्क है। एस्फेक्सिया होता है श्वास अवरोध, ठीक है। एक तो अंदरूनी कमी है कि ऑक्सीजन जो है पहुंच नहीं पा रही है टिश्यू तक, या एचबी कम है, ठीक है, या कोई और रुकावट है यहाँ पर। एस्फेक्सिया में ऐसा नहीं होता है। एस्फेक्सिया में कारण क्या रहेंगे कि जैसे किसी का ज़बरदस्ती मुंह बंद कर देना, या स्वयं ही सांस को रोक लेना, या फांसी लगा लेना, इस तरह के जो कारण हैं वो एस्फेक्सिया के अंदर आते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करते हैं। उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निरंतर ब्लड में बढ़ने लगती है, और निरंतर ब्लड में बढ़ने से डेथ हो जाती है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस भी हैं एस्फेक्सिया की, स्टेजेस ऑफ हाइपर एपनिया, एक्सपायरेटरी कन्वल्जन और कोलैप्स, ठीक है। तो 1 से 3 मिनट के अंदर जो है वो डेथ हो सकती है। फिर एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम क्या करेंगे, जैसे वाइटल कैपेसिटी हमने ये कल पढ़ा था कि 4800 ml ये होती है, 4800 ml टाइडल वॉल्यूम है, 500 ml फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, 1200 ml IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी है, 3300 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये 1200 ml। तो इन सब की जो ये वैल्यू है, जो भी हम ये बात कर रहे हैं, इन सब को मेजर करना, ये टेस्ट करना कि क्या वास्तव में ये बंदा नॉर्मल है, इतनी सांस वो ले पा रहा है, ये असेसमेंट करना ही क्या कहलाता है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज़ ए कंप्लीट इवेल्युएशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जितने भी ये हमारे टेस्ट, जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं, इनको मापा जाता है उसमें, ठीक है। असेस गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, असेस वेंटिलेटरी फंक्शन, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जाती है किस माध्यम से? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के माध्यम से। स्पायरोमीटर क्या होता है? द apparatus कॉमनली यूज टू मेजरिंग लंग वॉल्यूम, ये स्पायरोमीट्री भी बोलते हैं इस टेस्ट को, PFT भी कहते हैं और स्पायरोमीट्री भी बोलते हैं। इसमें हम लंग्स का जो वॉल्यूम है,
एयर वॉल्यूम वो चेक करते हैं। स्पायरोमीट्री, स्पायरोग्राम, ये सब चीज़ें हैं। इस बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।